स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो हम कर रहे हैं इस चैनल पे BFHS स्टाफ नर्स की तैयारी विद GMCH एंड PGI की आने वाली वैकेंसीज़ की तैयारी। सो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ से कुछ भी सीखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी कुछ नया सीख पाएँ। और जो बच्चे इस वीडियोस को देखते हैं प्लीज़ MCQ को अच्छे से देखा करो, स्किप किए बिना। जो बीच में छोटी छोटी चीज़ भी अगर आपने स्किप कर दी जो कि इम्पॉर्टेंट हुई आप लोगों के लिए, सो आपके लिए वो फिर थोड़ा सा लॉस है। बिकॉज अगर आप अपना टाइम दे रहे हो तो अच्छे से वीडियो को प्रॉपरली वॉच आउट करें। इसके बाद अगर कोई बच्चा करना चाहता है BFHS, GMCH एंड PGI की तैयारी, सो वो ज्वाइन कर सकता है बैच, जो कि अभी मेरा बैच चल रहा है, जिसमें मैं खुद अपने आपको पढ़ाती हूँ, लाइव क्लासेस आपकी लेती हूँ। 2 बैचेस आजकल जो BFHS के चल रहे हैं, बिकॉज पेपर अब कभी भी सरप्राइज़ दे सकता है। मोस्टली जो पेपर है वो अक्टूबर में अब हो सकता है, नहीं तो नवंबर का फर्स्ट वीक, ज़्यादा नहीं टाइम लेगा। एंड अगर आपको MCQ बैच ज्वाइन करना है, जिसमें आपकी टॉपिक वाइज MCQs मैं करा रही हूँ रैशनल, एंड उसी में आपके टेस्ट सीरीज़ लिए जाते हैं, उसी में आपकी डाउट क्लासेस, तो वो भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं MCQ बैच। अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन करना है, उसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक विद MCQs एंड एवरीथिंग दिया जाएगा एंड नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड अगर आपको फुल थ्योरी अपनी ABC से स्टार्ट करना है तो फुल थ्योरी बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेक्शन निकालना टीचर की भी नीड होती है और स्टूडेंट की भी नीड होती है, ठीक है। अगर दोनों इक्वली एफर्ट्स लगाते हैं तभी सिलेक्शन निकलता है, नहीं तो आप खुद से तैयारी करो, किसी से भी पढ़ो, मेरे से पढ़ो, जब तक सिलेक्शन नहीं निकलेगा, जब तक दोनों तरफ से 100% जो है वो एफर्ट्स नहीं होंगे। सो इससे अच्छा है कि आप एफर्ट्स दो, और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कॉल एंड मैसेज करके कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। द नर्सिंग ऑफिसर प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द malnourished pregnant client regarding iron supplements which client statement indicate an understanding of the instruction। so अगर एक नर्सिंग ऑफिसर malnourished pregnant women को आयरन सप्लीमेंट्स के बारे में इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट करेगा कि उसको इंस्ट्रक्शन समझ आ गई हैं। आयरन सप्लीमेंट्स विल गिव मी डायरिया, मीट डज नॉट प्रोवाइड आयरन एंड शुड बी अवॉइडेड, द आयरन इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड इफ टेकन ऑन अ एम्प्टी स्टमक, ऑन द डे दैट आई ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल और calf liver आई कैन omit टेकिंग द आयरन सप्लीमेंट। सो अगर पेशेंट आपको बोलता है कि अगर वो आयरन जो है खाली पेट ले रहा है, तो इट मीन्स कि उसको आयरन के बारे में सब समझ आ गया है। बिकॉज जो आयरन है आपका, वो अच्छे से ऑब्जॉर्ब तब होता है, वो अच्छे से आपकी बॉडी में तब लगता है जब आप उसको एम्प्टी स्टमक, खाली पेट लेते हो, ठीक है। अगर आप भी किसी को अब आयरन के बारे में समझाओ तो ये वर्डिंग ज़रूर बोलना। The nursing officers review the arterial blood gas result of a assigned client, notes that laboratory reports indicate pH है इतनी, partial pressure of carbon dioxide इतना, partial pressure of oxygen and bicarbonate ions इतने। The nurse interrupt that the client which acid base disturbance। सो देखो, अगर आप इसकी वैल्यूज़ देखो, सो जो pH है वो नॉर्मल pH की वैल्यू से कम है, हमारी pH है कम। उसके बाद जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ये चल रहा है ऑक्सीजन, ये भी कम चल रहा है, बट हमारे जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो ठीक है। जिस भी स्टेटमेंट में बायोकार्बोनेट आयंस नॉर्मल होते हैं उसमें कोई भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए हम मेटाबॉलिक को काट देंगे। ये होती है ट्रिक याद करने की। दूसरा, अब आप देखो, अगर pH कम है तो एसिडिक हुआ, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो क्या हुआ, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस में क्या होता है, pH कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा। एल्केलोसिस में क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस में pH ज़्यादा होगी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। ये होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपको ऐसा कुछ भी दिखता है ऑपोजिट दोनों से, तो आप रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस एंड एसिडोसिस का पता कर सकते हैं। ऐसे ही मेटाबॉलिक के बारे में एक ट्रिक है। सो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही ईजी ट्रिक्स के साथ। सो स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। द नर्सिंग ऑफिसर
has admit a client to a clinical nursing unit after undergoing a right mastectomy, the nursing officer should plan to place the right arm in which position. एक नर्सिंग ऑफिसर एडमिट कर रहा है क्लाइंट को नर्सिंग यूनिट में, उसकी अभी अभी राइट मेस्टेक्टमी हुई है, आफ्टर राइट मेस्टेक्टमी, उसको हम कौन सी, उसकी जो राइट वाली आर्म है कौन सी पोजीशन में रखेंगे? एलिवेट ऑन द पिल्लो, लेवल विद द राइट एट्रियम, डिपेंडेंट ऑन द राइट एट्रियम, एलिवेटेड अबव द शोल्डर लेवल. सो हमेशा उस जो आर्म को है हम पिल्लो के ऊपर रखते हैं ताकि उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स फील ना हो और अच्छे से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चलता रहे और जो साइट है उस पर प्रेशर फील ना हो. तो हम एलिवेटेड रखते हैं ऑन द पिल्लो. राइट मेस्टेक्टमी, मेस्टेक्टमी का मतलब पता है आपको, जब भी किसी का ब्रेस्ट रिमूवल होता है कैंसर की वजह से या फिर कोई और दिक्कत की वजह से. नेक्स्ट पे चलते हैं. द क्लाइंट हु अंडरवेंट सर्जिकल रिपेयर ऑफ एब्डोमिनल आर्टरियोरिक्स एन्यूरेसिस इज 1 day पोस्ट ऑपरेटिव. द नर्स परफॉर्म एन एब्डोमिनल असेसमेंट एंड नोट्स द एब्सेंस ऑफ बावल साउंड. व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर किसी भी पर्सन का अभी अभी एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म, किसी जो नर्व होती है उसमें कोई भी एन्यूरिज्म हो जाए, उसकी अभी अभी सर्जरी हुई है और 1 दिन ही हुआ है अभी, और उस पेशेंट की बावल साउंड जो है वो एब्सेंट है, तो नर्स क्या करेगी? स्टार्ट करेगी सिप ऑफ वाटर, रिमूव करेगी एनजी ट्यूब, कॉल करेगी प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या डॉक्यूमेंट करेगी फाइंडिंग एंड कंटिन्यू करेगी बावल साउंड असेसमेंट. सो लिख लेना ऑलवेज कि जब भी किसी का अब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म का रिपेयर होता है, उसकी आयोटिक जो वेन आर्टरी होगी उसका रिपेयर करेंगे, तो बावल साउंड जो है मोस्टली 3 से 4 डेज़ के लिए एब्सेंट रहती है रिपेयर के बाद. इसलिए आपको ये डॉक्यूमेंट करनी होती है फाइंडिंग और असेस करनी होती है बावल साउंड कॉन्टीन्यूसली फॉर 3-4 डेज़. अगर 3-4 डेज़ के बाद भी वो ऐसा ही दिख रहा है, सो देयर इज़ एनी कॉम्प्लिकेशन जो कि आपको फिजिशियन को बतानी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अ क्लाइंट हॉस्पिटलाइज्ड विद द डायग्नोज ऑफ थ्रोम्बोफेल्बाइटिस इज बीइंग ट्रीटेड विद हेपरिन infusion therapy. About 24 hours after the infusion has begun, the nurse notes that the client's partial thromboplastin time is 65 seconds with the control of 30 seconds. What nursing action should the nurse implement? सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो ऐसे ही आपको भी BFHS में क्वेश्चन आते हैं. इन क्वेश्चंस को ट्रिक के साथ करना है, समझ के करना है, अपनी आंखें और कान खोल के रखने हैं. ठीक है, कभी कभी ये होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, सो इसलिए जो क्वेश्चन में लिखा है ना ज़्यादा ना कम, उतना ही पढ़ो, उतना ही समझो और ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. डिसकंटिन्यू कर दोगे हेपरिन को. देखो एक पेशेंट है, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, उसको थ्रोम्बोफेल्बाइटिस हुआ है, उसकी वेन में थ्रोम्बस है और उसको हेपरिन इन्फ्यूजन थेरेपी, हेपरिन चल रहा है. ठीक है, एंटीकोगुलेंट होता है. 24 आवर्स हो चुके हैं और उसके बाद नर्स नोट करती है कि जो उसका पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है, PTT होता है, एक होता है PT, वो आ रहा है 65 सेकेंड्स और कंट्रोल हो जाता है 30 सेकेंड्स पे. तो नर्स क्या इंप्लीमेंट करेगी? डिसकंटिन्यू करेगी हेपरिन इन्फ्यूजन को, प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर प्रोटामिन सल्फेट, नोटिफाई करेगी प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को लेबोरेटरी रिजल्ट के लिए, या फिर इंक्लूड करेगी रिपोर्ट दैट द क्लाइंट इज एडिक्वेटली एंटीकोगुलेटेड. सो ऑलवेज याद रखना, 2 चीज़ें आप नोट करते हो जब भी आपको किसी हेपरिन का इफेक्टिविटी देखनी है, मतलब हेपरिन वर्क कर रही है कि नहीं, तो आप PTT पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम चेक करते हो. बट अगर आपने किसी को वारफरिन चलाई हुई है, ठीक है, वारफरिन चलाई हुई है, तो उसमें आप PT जिसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करते हो. सो याद रखना, हेपरिन की इफेक्टिविटी के लिए PTT, वारफरिन की इफेक्टिवनेस के लिए PT चेक करते हैं. और जो PTT का नॉर्मल टाइम होता है वो होता है 65 सेकेंड ही. सो ये जो है वो नॉर्मल ही दिखा रहा है. तो आप इसमें अब क्या करोगे, सिंपली इसको रिपोर्ट में इंक्लूड करोगे दैट द क्लाइंट इज एडिक्वेटली एंटीकोगुलेटेड, कि जो हमने हेपरिन थेरेपी दी थी वो इफेक्ट कर रही है, उसकी PTT की वैल्यू नॉर्मल आ रही है. सो क्लाइंट जो है एडिक्वेटली एंटीकोगुलेटेड हो चुका है. नेक्स्ट देखो, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने प्रिस्क्राइब किया है 1000 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन टू इन्फ्यूज़ 100 ml पर आवर. उसका ड्रॉप रेट हमें बता रखा है 10 ड्रॉप्स पर ml. द नर्स शुड सेट द फ्लो रेट. फ्लो रेट कितने मिनट के हिसाब से बताओगे? सबसे पहले देखो आपको फ्लो रेट बताना है. ये भी आपको अच्छे से क्वेश्चन करने चाहिए. ठीक है, अगर आप बैच में आते हो तो आपको एक सेपरेट क्लास मिलेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो अगर आपको इसका फ्लो रेट मिनट्स में निकालना है, पहले तो आपको वैल्यू को मिनट्स
इसमें लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे आप 100 ml दे रहे हो 1 घंटे में, और टोटल हमारे पास कितना है 1000 ml। तो पहले हम 1000 ml को, ठीक है, 100 ml से डिवाइड करेंगे इनटू क्या करेंगे हम, कितने, 1 घंटे में 60 के साथ। तो ये आपके पास आ गए 60 मिनट्स, ठीक है। पहले हमने इसको मिनट्स में निकाल लिया, अब आ गया हमारे पास 60 मिनट्स। कैसे किया हमने कि 1000 में से हम 100 ml जो है वो दे रहे हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, ठीक है। तो 600 मिनट्स आ गए। अब 600 मिनट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। सिंपल आपने क्या करना है, हमारे पास जो होता है फॉर्मूला, दैट इज़ क्या आ जाएगा, 1000 टोटल करेंगे, टोटल वॉल्यूम क्या है हमारे पास इस टाइम 1000, ठीक है। उसके बाद टोटल वॉल्यूम के नीचे क्या होता है, टाइम कितना लिया गया इनटू ड्रॉप फैक्टर, ठीक है, यही आता है ना, टोटल वॉल्यूम अपॉन टाइम इनटू ड्रॉप फैक्टर। सो हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना है अब 1000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टाइम कितना है 600 मिनट्स, एंड हमारे पास ड्रॉप फैक्टर क्या है 10। ये देखो ड्रॉप फैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। सो कट जाएगा, ठीक है। जितना भी इसका टोटल आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि इसका आंसर आपका कितना आया। पहले हमने उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज़ आवर्स का है, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया, दैट इज़ टोटल वॉल्यूम अपॉन टाइम टेकन इन मिनट्स इनटू ड्रॉप फैक्टर। सो आप इसका मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आप कितनी ड्रॉप्स 1 मिनट में दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The nurse is caring for client who will be taught to ambulate with the cane. Before cane assisted ambulation instructions begin, what should the nurse check for a priority to ensure client safety? So आपको पता होगा कि जो केन होती है वो क्या होती है, कभी आपने देखी होगी, जो केन्स हैं वो यूज़ किए जाती हैं किसी को एम्बुलेट कराने के लिए, ठीक है। जो किसी के फ्रैक्चर हो रखा है, असिस्टिव केन बोलते हैं इसको, ठीक है, असिस्टिव केन। ऐसी वाली छड़ी भी देख रखी है आपने, एक ऐसे करके भी होती है और एक ऐसे नीचे 4 व्हील्स लगे होते हैं उसके, ठीक है। इनको आप असिस्टिव केन्स बोलते हो। अगर किसी पेशेंट को आपने ये दी हुई है ताकि वो एम्बुलेट कर पाए, तो आपको उसको कौन सी इंस्ट्रक्शंस देनी है और नर्स को क्या चेक करना है प्रायोरिटी में, सेफ्टी के लिए पेशेंट की। अ हाई लेवल ऑफ स्टेमिना एंड एनर्जी, सेल्फ कॉन्शियसनेस अबाउट यूजिंग अ केन, फुल रेंज ऑफ मोशन इन लोअर एक्सट्रीमिटी, बैलेंस, मसल स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस। अगर आप असिस्टिव डिवाइस केन दे रहे हो किसी को, तो पेशेंट का बैलेंस, मसल स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस देखना है, क्योंकि अगर पेशेंट बैलेंस ही नहीं रह पाएगा तो वो इस पर नहीं चल पाएगा। दूसरा, उसकी मसल, तो वो अपना वेट जो है वो नहीं उठा पाएगा, एंड कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो जल्दी गिर जाएगा और चलेगा ही नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको प्रायोरिटी में पेशेंट की सेफ्टी के लिए चेक करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंस thoracic spinal cord injury. In the event that spinal shock occurs, which IV fluid should the nurse anticipate being prescribed? अगर किसी पेशेंट की आप केयर कर रहे हो, उसको thoracic spinal cord injury है, तो कौन सा IV फ्लूइड जो है आप प्रिस्क्राइब करोगे इस पेशेंट को? डेक्स्ट्रॉन 0.9% नॉर्मल सलाइन, 5% डेक्स्ट्रॉस इन वाटर, 5% डेक्स्ट्रॉस इन 0.9% नॉर्मल सलाइन। सो इन पेशेंट्स को आप क्या करते हो, हमेशा नॉर्मल सलाइन ही देते हो। नॉर्मल सलाइन क्यों देते हैं? बिकॉज ये आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, और ये आपके इंट्रासेलुलर सेल के अंदर ही रहते हैं, जिसको बोलते हैं हम इंट्रावास्कुलर, ठीक है, इंट्रावास्कुलर रीजन में ही रहते हैं, जिससे आपका इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और एक्स्ट्रा वॉल्यूम नहीं होता। पर जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं जैसे कि डेक्स्ट्रॉस, डेक्स्ट्रेन, ये क्या करते हैं, सेल से बाहर आ जाते हैं, इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर देते हैं, और जिससे फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है बॉडी में और पेशेंट जो है वो शॉक में भी जा सकता है। सो इसीलिए इन पेशेंट्स को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस ही जो है वो देते हैं। क्लियर है? उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, द नर्स इज अप्लाइंग ECG इलेक्ट्रोड्स
to the diaphoretic line. Which intervention should the nurse take to keep the electrodes securely in place? Diaphoretic line मतलब एक जिसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, उस पेशेंट के ECG करने जा रहे हैं, तो नर्स उसकी इलेक्ट्रोड्स को सेफली कैसे प्लेस करेगी सिक्योरली, ताकि वो ECG करते टाइम निकले ना। सिक्योर करेगी इलेक्ट्रोड्स को एडेसिव टेप से, प्लेस करेगी ये ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग ओवर द इलेक्ट्रोड्स, अप्लाई करेगी लैनोलिन टू द स्किन बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रोड्स, या फिर स्किन को क्लीन करके अल्कोहल के साथ फिर इलेक्ट्रोड्स अप्लाई करेगी। सो ये आप सब लोगों को पता है, ये क्वेश्चन आ रखा है एज इट इज़। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लीन करेंगे स्किन को अल्कोहल के साथ, देन उसके बाद ही हम इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स अगर आपने एडहेसिव टेप लगा दी या फिर ड्रेसिंग कर दी तो ये जो है कॉन्ट्राडिक्टेड होती है। जब आप ECG करते हो आप कुछ नहीं लगाते, लैनोलिन ने ही लगानी है आपने कभी भी स्किन के ऊपर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आज के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आपको पसंद हो। और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है जिसमें आपको टॉपिक वाइज, हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज MCQs करने हैं, MCQ में साथ में ही आपका टॉपिक क्लियर करवाया जाता है, टेस्ट सीरीज़ होती हैं, टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं रेगुलर बेसिस में, आपकी प्रैक्टिस भी मेंटेन की जाती है, टाइम मैनेजमेंट भी किया जाता है, साथ ही में आपकी डाउट क्लास रखी जाती है। सो आप ये सब ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज या फिर कॉल करके आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये पेपर अब कभी भी हो सकता है। तो ट्राई करो कि अच्छे से अच्छे स्टडी करो, और GMCH एंड PGI की वैकेंसी आने ही वाली है। सो ऑल द बेस्ट, पढ़ो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।